Very good morning, everyone. I am Dr. Priya Sharma, librarian on behalf of Arya Girls College, Ambala, Kent. I extend a very warm welcome to all of you on the sixth day and valedictory session of 1 week online national workshop on e-content development and intellectual property rights organized by Center Library and Internal Quality Assurance Cell, Arya Girls College, Ambala, Kent, in collaboration with Haryana Granth Academy, Panchkula. Now, our eminent speaker has also joined us. So, I request our worthy principal ma'am to welcome our distinguished speaker, Dr. Yogendra Paul, Assistant Professor in Educational Technology from NIIT Nimrana, Alwar. Principal ma'am, welcome. Welcome, Principal ma'am. गुड मॉर्निंग। एक सबसे पहले हम धन्यवादी हैं हरियाणा ग्रंथ एकेडमी का, जिनके सहयोग से हमारा ये वर्कशॉप जो हमने 6 डेज वर्कशॉप चलाई वो आज उसकी वैलिडिक्टरी है। और इससे भी ज़्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े, मेरे IQAC आर्य गर्ल्स कॉलेज और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट सेंट्रल लाइब्रेरी, जिसमें डॉक्टर सुमन, रंजू और रंजू त्रेहान HOD कॉमर्स डिपार्टमेंट और डॉक्टर प्रिया के सहयोग से जो हम बहुत कुछ ऐसा सीख सके। मेरे प्रतिभागी इस बात के साक्षी रहे कि बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत सिंपल थी और लेकिन हमें बहुत टेक्निकल भी थी, अगर मैं कहूँ तो वो हमें उसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए साधुवाद देती हूँ मैं अपने आर्य गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ को, अपने प्रतिभागियों को। और आज हमारे लिए ये और भी अच्छा सुखद एक क्षण है। डॉक्टर योगेंद्र पाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर योगेंद्र पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन NNIT नीलमाड़ा, Alwar. Dr. Pal earned his master's degree in computer science and engineering in year 2009. बच्चों और मेरे प्रतिभागियों को मैं ये बताती हूँ कि जो हम बायोडाटा जो हम पढ़ते हैं अचीवमेंट्स अपने रिसोर्स पर्सन की, सिर्फ ये अचीवमेंट्स नहीं है, इनके पीछे कितना स्ट्रगल रहा होगा ये बात जो है वो इस अचीवमेंट से पता लगती है। Dr. Yogendra Pal started his career as project engineer in CDAC, Mumbai. Simultaneously, he started producing videos to teach programming to Hindi medium learners. और इसके लिए इन्होंने YouTube चैनल भी बनाया जिसका नाम लर्न बाय वॉच एंड ET मंत्रा। इसका पर्पस था टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड ट्रेनिंग टू academicians and learners. Dr. Pal has keen interest in education technology and computer science education. Dr. Pal completed his PhD in 2016 from IIT Bombay. बहुत prestigious institute। IITians में अगर एक क्रेज है तो वो बॉम्बे का बहुत जबरदस्त होता है। He has 3 years post PhD experience as a scientist in computer science engineering department at IIT Bombay. Dr. Paul has many feathers in his cap. He has many research publications in national as well as international journals. और आज हमारा बड़ा सुखद क्षण है कि वो आज हमारे बीच डॉक्टर योगेंद्र जुड़े हैं। एक एकेडमिशियन होने के नाते और इससे भी हटकर अगर हम बात करें तो मैं देख रही थी कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में डॉक्टर पॉल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। डॉक्टर पॉल, आर्य गर्ल्स कॉलेज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि मेरा ये महाविद्यालय जो पिछले 63 इयर्स से हरियाणा के एक बहुत उन्नत महाविद्यालयों की श्रेणी में गिना जाता है और आप जैसे पथ प्रदर्शक जो है वो हमेशा इसे समय समय पर गाइड करते रहे हैं। तो आज आपका पुनः स्वागत है और आज का ये हमारा वैलेडिक्टरी सेशन जो कि आपके आने से और भी सुखद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत। Thank you very much, ma'am. So, Before further proceed, I want to say that yesterday's session, Dr. Vinay Kumar Kanthola discussed use alternative similarities, precaution while writing. And in today's session, our versatile genius resource person will give talk on how to create quiz in Moodle. Without delay, I request our eminent speaker enlighten us with his vast core of knowledge. Welcome, sir. Over to sir. Yogendra, sir. Dr. Yogendra, sir. yes, ma'am, I'm here. Yeah, thank you very much. मैम आपने बहुत अच्छा बोला है, तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदी में सेशन लेना है या इंग्लिश में, आप थोड़ा गाइड करें। असल में मूडल की हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम शुरू करें, मैं बताऊंगा कि पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि हम आपको कुछ सिखा सकते हैं। तो विनय सर का थैंक यू कि आपके साथ उन्होंने कनेक्ट करवाया। तो आज हम बात करने वाले हैं मूडल की। मूडल बेसिकली क्या है, आई बिलीव सभी जानते होंगे। मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं हिंदी में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं, तो हम उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, एक जनरली वेब सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आजकल वेब ऐप भी कहते हैं। तो जो वेब ऐप्स होते हैं, ये जो एलएमएस होते हैं, इनमें आप वर्चुअल कोर्सेज रन कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, क्लासरूम में हमारे पास एक क्लासरूम होती है। क्लासरूम के अंदर टीचर और स्टूडेंट्स साथ में आते हैं और पढ़ाई करते हैं। पढ़ाने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, उसमें बुक्स होती हैं, चौक है, वाइट बोर्ड है और कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमको ऑनलाइन पढ़ाना है, वर्चुअल मोड में पढ़ाना है, तो उस केस में एलएमएस एक नेसेसिटी है, जरूरी चीज है। वो जरूरी इसलिए है क्योंकि एलएमएस में आप जब अपना सेशन लेंगे, जब आप अपना चीजों को बताएंगे, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी को भी कुछ भी सिखा रहे हैं। जैसे स्कूल के, कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, तो कॉलेज में जो स्टूडेंट रजिस्टर करता है, जो आपकी क्लास, जिसने आपके सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है, वही आपसे ट्रेनिंग ले सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन जो आपके सेमेस्टर में भी नहीं है, जो आपके कोर्स में भी नहीं है, वो भी आपकी क्लास में आकर बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। और ये जरूरी होता है क्योंकि हमको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, सभी का एक डायरेक्शन होना चाहिए, तभी हम लोग एक जो एम है, जो अपना लक्ष्य है, उसको अचीव कर पाएंगे। तो जो एलएमएस होते हैं, इनका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वही होता है कि आपको एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना होता है जहां पर स्टूडेंट और टीचर एक जगह पर मिल सकते हैं, और लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि जो आपके कोर्स में जिसने एनरोल नहीं किया है, जो आपके सब्जेक्ट का स्टूडेंट भी नहीं है, वह भी आकर बैठ जाए आपके क्लास के अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एलएमएस होते हैं, इनके अंदर जो एक जेनरिक टर्म है इस चीज को डिफाइन करने का, कि हम एक क्लोज्ड स्पेस में कुछ टीचर कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, इसको कहा जाता है कोर्स। तो मूडल भी वही करता है। मूडल के अंदर भी अगर हम बात करें तो कोर्स करके एक यूनिट होती है। देखिए, वर्चुअल है तो इसमें सब कुछ वर्चुअल है, तो एक कोर्स आप क्रिएट करते हैं। जब आप एक कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, अब आप उसको एक मान के चलिए कि आपके क्लासरूम का स्पेस आपने क्रिएट कर लिया, तो उसके अंदर क्या, अब कोर्स के अंदर आपको स्टूडेंट को उनके काम की चीज देनी। उन काम की चीजों में बहुत सी चीज आती हैं, जैसे रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में आप उनको अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, आप कोई नोट्स शेयर कर सकते हैं, या कोई भी फाइल फॉर्मेट को आप अपलोड कर सकते हो, और उसके बाद स्टूडेंट उनको एक्सेस कर सकते हैं। अगेन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने आपके कोर्स में एनरोल किया है। इसके अलावा आप एक्टिविटीज भी पुट कर सकते हैं। देखिए, एक्टिविटीज के बिना तो लर्निंग नहीं होती, करेक्ट? तो एक्टिविटीज भी आप पुट कर सकते हैं, और उन एक्टिविटीज में कई तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे कि असाइनमेंट है, H5P है,
या फिर क्विज है। तो आज का जो हमारा सेशन है ये क्विज के ऊपर है, जहां पर आप एग्जाम देंगे स्टूडेंट उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा और उसके बाद आप उसको वहां पर ही चेक करेंगे, उन्होंने जो भी एग्जाम दिया है, जो भी उन्होंने आंसर दिया उसको, और उसके बेसिस पर आप उनको मार्क्स देंगे और ये मार्क्स स्टूडेंट्स को दिखाई देने लगते हैं। तो कहने का मतलब एक वर्चुअल स्कूल आप रन कर सकते हैं, आपको फिजिकल क्लासरूम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो मूडल क्यों हमने सेलेक्ट किया है? बेसिकली मेरे पास जो टॉपिक आया हुआ है मूडल के लिए था, तो लेकिन मूडल के बारे में बता देना जरूरी है कि जितनी भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं उन सभी में जो एलएमएस होता है वो मूडल ही होता है। उसका कारण ये है कि मूडल को बहुत सोच समझकर बनाया गया है और ये कंटिन्यूस डेवलप कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही मूडल का 4.0 वर्जन रिलीज हुआ है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें ऐड की गई हैं जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर शायद अगले 3-4 साल में भी ऐड ना कर पाए। तो मूडल अधिकतर समय अपडेट रहता है, नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है उसको अडॉप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आपको सभी फीचर्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो मूडल हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे एमआईटी हो, कोई भी आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए और आप बात करिए, आपको पता लगेगा कि इंटरनल जो ट्रेनिंग होती है, जहाँ वर्चुअल मटेरियल देना होता है, कुछ भी देना होता है, तो वहां पर मूडल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा जो सेशन है ये बाकी चीजों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हम क्विज के लिए बात कर रहे हैं कि मूडल पर आप क्विज कैसे बना सकते हैं और किस तरह से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी आपके साथ में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। प्लीज लेट मी नो अगर आपको इंग्लिश में सेशन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। तो ये देखिए एक टीचर को मूडल किस तरह से दिखाई देता है। तो ये जो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक टीचर को मूडल बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है। अब ये जो स्क्रीन है ये लॉगिन करने के बाद है, आप मेरा नाम यहाँ देख सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में दिख रहा है कि मेरे पास इतने कोर्स है, मैं इस समय इन कोर्सेज को पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है आपके क्लास, आपके जैसे हमारा जो यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हो सकता है कि 100 या 150 कोर्सेज एक साथ रन हो रहे हैं। अगर हम 4 साल की बात करें तो नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सभी कोर्स अगर मुझे यहाँ दिखाई देंगे तो मुझे सर्च करने में बहुत मुश्किल होगी। तो मेरा डैशबोर्ड है, मेरा पर्सनल डैशबोर्ड है, मेरे पर्सनल डैशबोर्ड पर सिर्फ वही कोर्स दिखाई देते हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखिए ये सभी वही कोर्स हैं जो इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी आप क्विज बनाएंगे तो आपको किसी एक कोर्स के अंदर बनाना होगा। देखिए ये वो समझने वाली बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी और कोर्स के अंदर क्विज बनाई है और आप उसको किसी और कोर्स के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो जब भी आप कोई भी टारगेट, कोई भी चीज, अगर आप चाहे रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, आप एक एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको एक कोर्स के अंदर करना पड़ेगा। तो ये कोर्स जो इस समय मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये यू लर्न कोर्स है, ये मैंने स्पेशली बनाया है जिससे कि हम जब भी इस तरह के सेशन करते हैं तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो ये हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स के पास नहीं है इसका एक्सेस, तो मैं फ्रीली इसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ। तो जब हम कोर्स के अंदर पहुंचते हैं, और क्योंकि आप टीचर हैं कोर्स में, देखिए आपको टीचर बनाएगा कौन? वो बनाएगा जो मूडल को एडमिन, जिसके पास मूडल के एडमिन राइट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के। तो जो भी आपके मूडल को हैंडल कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह स्टूडेंट्स को भी एनरोल करें एज अ स्टूडेंट, जिससे उनके पास लिमिटेड एक्सेस हो, आपको एनरोल करें एज अ टीचर, जिससे आपके पास ज्यादा लिबर्टी हो, आप कुछ चीजों को बना सकें, एक क्विज भी बना सकें। तो जब मैं एक एज अ टीचर में जब इस कोर्स के अंदर आता हूँ, किसी भी कोर्स के अंदर हम जा सकते हैं, तो आपको जो बटन दिखाई देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है टर्न एडिटिंग ऑन। ये देखिए ये जो बटन आप देख रहे हैं, टर्न एडिटिंग ऑन। तो इस बटन को जब आप क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आप इन कोर्सेज के अंदर, इस कोर्स की जो भी यूनिट है, जैसे कि ये एक यूनिट है एसईबी एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक इसी तरह से ये भी एक यूनिट है। इन यूनिट्स के अंदर आप कोर्स मटेरियल, चाहे वो रिसोर्स हो चाहे क्विज हो, बना सकते हैं। अभी अगर हम इस यूनिट की बात करते हैं, एसईबी एग्जाम प्रिपरेशन, ये एक यूनिट है। इस यूनिट के अंदर आप देखिए ये एक कंटेंट है, ये भी एक कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, ये सभी कंटेंट है। अगली यूनिट स्टार्ट हो गई, मगर अब इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा इसको जिससे आप एक साथ में देख सकें, या फिर सबसे आखिर में चलते हैं जब हमारे पास कोई यूनिट हो। तो अभी हमारे पास में कोई यूनिट लास्ट में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर टर्न एडिटिंग ऑन करते हैं। जब हम इसको कर लेते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखना शुरू हो जाती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट सेक्शन आप देख रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, इस सेक्शन का एक नाम है, ये देखिए
इसके आखिर में, सेक्शन के आखिर में आपको यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज। आप रिसोर्स या फिर एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिटिंग राइट्स हैं, और वो तभी होंगे जब हम एक टीचर होंगे किसी कोर्स के अंदर। इसी तरह से आप दूसरे सेक्शन के अंदर भी देखिए, ये बटन है। ठीक इसी तरह से आखिर में किसी भी सेक्शन के लास्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको यह टर्न एन एक्टिविटी, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। आप अगर एक नया टॉपिक ऐड करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और एक नया टॉपिक आप ऐड कर सकते हैं, एक नए सेक्शन को आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, ट्रायल नंबर ऑफ सेक्शन 1, सॉरी, एड टॉपिक, और जो सेक्शन ऐड हुआ है इसका नाम है टॉपिक 3। मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको देता हूँ ट्रायल सेक्शन। दैट्स ऑल। ऐसा करने से नाम चेंज हो गया। इस सेक्शन के अंदर देखिए इस समय कोई भी एक्टिविटी या रिसोर्स नहीं है और मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इस बटन पर क्लिक करने से वो एक्टिविटी को और रिसोर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ। ये इतना आसान है। तो हम ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास जो आप ऐड कर सकते हैं किसी भी कोर्स के अंदर बहुत से ऑप्शंस आते हैं। आप देखिए असाइनमेंट है, चॉइस है, एक्सटर्नल टूल है, फीडबैक, फाइल, फोल्डर, फोरम, H5 भी बहुत कुछ है। मगर अभी हमको इन सभी चीजों से मतलब नहीं। अगर हम इनको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो दो कैटेगरी है, एक तो है एक्टिविटीज और एक है रिसोर्सेस। सो एक्टिविटीज में देखिए असाइनमेंट है, चॉइस है, फीडबैक है, विकी है, सर्वे है, और इसमें ही एक है क्विज। क्योंकि एक्टिविटी है, ये स्टूडेंट को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करेगी, तो हम क्विज की बात करेंगे। और रिसोर्सेज में अगर हम कहें तो फाइल है, फोल्डर है, लेबल है, पेज है, URL है, IMS कंटेंट पैकेज है, ये सभी आप ऐड कर सकते हैं जो स्टूडेंट को सिखाएंगे। ये जो रिसोर्सेज होते हैं एक तरह से पैसिव होते हैं। जैसे अगर हम फाइल की बात करें तो आपने PDF अपलोड की, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है PDF से, स्टूडेंट उस PDF को पढ़ेगा। तो ये एक तरह से पैसिव वे ऑफ एंगेज, स्टूडेंट को एंगेज करने का हुआ। लेकिन जब हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वह सभी चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तभी उसको मार्क्स या जो भी चीज आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो फिलहाल हम क्विज की बात कर रहे हैं, तो एक्टिविटीज के अंदर क्विज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑल में भी होंगे तो भी आपको क्विज यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं, QUIZ लिखिए, देखिए आपके पास क्विज का ऑप्शन है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ क्विज, क्योंकि मैं एक क्विज को ऐड करना चाहता हूँ। तो क्लिक करते हैं क्विज पर और फाइनली हमारे पास ये एक पेज आ रहा है। और ये मूडल में आपको हर समय दिखाई देगा जब आप एक नया कोर्स बना रहे हैं, जब आप एक नया एक्टिविटी बना रहे हैं, लगभग इसी तरह का पेज आपको हमेशा दिखाई देता है। तो ये एक यूनिक वे है कि आपको एक फॉर्म फिल करना है और कोई चीज बन जाएगी। क्या बन जाएगा? जो भी आपने सोचा है। मतलब आपने कहा क्विज बनाना है तो क्विज पर क्लिक किया था, तो यहाँ पे क्या है, एडिंग अ न्यू क्विज टू ट्रायल सेक्शन। ट्रायल सेक्शन क्या है? हमारे सेक्शन का नाम। हम क्या ऐड कर रहे हैं? क्विज ऐड कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो फॉर्म है ये किस लिए है? क्विज बनाने के लिए फॉर्म है। इट्स दैट सिंपल। नाम देते हैं इस क्विज को, तो मैं क्योंकि सेक्शन ट्रायल है तो मैं क्विज का नाम है वो भी ट्रायल दे देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, मगर लिखना जरूरी है, लिखना ज्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है अभी आपको देखिए समझ में आएगा। इसके नीचे ऑप्शन दिया डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आप इसको चेक करते हैं तो ये सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी देखते हैं हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में? आप ये क्विज है, करेक्ट। आप क्विज के क्वेश्चंस तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाता है? हम लिखते हैं कि सभी सवाल जरूरी हैं, किसी भी प्रश्न को खाली ना छोड़ें, है ना, या फिर हम 3 में से 2 को हल करें, या फिर आपके पास समय इतना है, अब टाइम हो, समय होने से पहले अपना क्वेश्चन पेपर को सबमिट कर दीजिए। यही सब चीजें होती हैं। तो बिल्कुल हम वही सब यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन बेसिकली आप समझ सकते हैं कि लोगों को बताया, गाइडेंस दी जा रही है स्टूडेंट को किस एग्जाम अगर आपको देना है तो क्या क्या चीज का ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी एक ट्रायल डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ और हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा। आप भी मान के चलिए कि ये जो सेंटेंस है ये आपने रियल सेंटेंस लिखा है कि जैसे कि टाइम लिमिट इतनी है, इतने समय में इतने सवालों को करना जरूरी है, वगैरह वगैरह। आप इस तरह से कई चीजें लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। बस मैंने इतना ही किया। देखिए मैं बहुत कठिन नहीं बनाना चाहता आपके लिए चीजों को, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। हमने सेव किया और हम कोर्स पर रिटर्न हो गए। तो क्या हुआ,
इस ट्रायल सेक्शन के अंदर आप देखिए ट्रायल क्विज बन चुकी है। अब इस ट्रायल क्विज को अगर हम ओपन करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, करेक्ट है। देखिए हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, तो बिल्कुल ऐसा ही स्टूडेंट्स को भी दिखाई देगा। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम जाते हैं अपने कोर्स पर, देखिए हमारे कोर्स का नाम क्या है, यू लर्न। इस यू लर्न के अंदर सबसे आखिर में अगर हम जाते हैं, जो कि हमारा सेक्शन है जहां हमने क्विज बनाई है, अब एक स्टूडेंट के नजरिए से सोचिए, इसको यहाँ पर दिख रहा है नाम क्विज का, लेकिन इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो मेरी ये हमेशा एडवाइस होती है टीचर्स को कि जब भी आप स्टूडेंट को क्विज दे रहे हैं तो सिर्फ इतना दिखा देना कि एक क्विज है सफिशिएंट नहीं है। उसको ये भी बताइए कि वो कब है और उसको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है एग्जाम के समय, और ये आप एग्जाम से पहले कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम वाले दिन या एग्जाम वाले समय पर ही आप उसको बताएं। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका क्या है, जब ये क्विज आपको दोबारा एडिट करनी है, क्योंकि अब हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो लिखा पर बाकी ऑप्शंस नहीं देखे, साथ में हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ नहीं दिख रहा है पेज पर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। तो एक बार एडिट कर लेते हैं, एडिट सेटिंग्स पर जाते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज को ऑन कर देते हैं। अब कोर्स पेज क्या है, कोर्स पेज जो है वह वही पेज है जहां पर कोर्स के सभी यूनिट्स एक साथ दिखाई देती है, यानी जिस पेज पर अभी हम थोड़ी देर पहले थे। इसको सेव एंड डिस्प्ले करता हूं तो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्टूडेंट को। तो यहाँ पर कुछ नहीं बदला, यानी कि क्विज पेज पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज आया है वो कहाँ आया है, कोर्स पेज पर। और कोर्स पेज कहाँ है, ये रहा। इस पेज पर अगर आखिर में आते हैं तो देखिए क्या हो रहा है इस बार, ना सिर्फ टाइटल दिखाई दे रहा है क्विज का, बल्कि पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी आपने लिखा था वह भी दिखाई दे रहा है। और ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। सो कुछ चैट्स आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, सो आप लोग अपने अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो ये ट्रायल क्विज का डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ आ गया, तो स्टूडेंट को एक बेनिफिट हुआ कि वो पहले ही पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमारी बात होती है, लेकिन आपने देखा जब हम क्विज को एडिट कर रहे थे तो वहां पे और भी चीज थी जो मैंने बताया नहीं। मैंने सिर्फ आपको बताया डिस्क्रिप्शन और क्विज, दैट्स ऑल। तो एक बार फिर से एडिट करते हैं और इस बार पूरी चीजों को समझ लेते हैं। तो ये जो जनरल था, जो कंपलसरी था, जिसको हमको फिल करना ही था, इसके अलावा कई सेक्शंस देखिए। और यही चीज मूडल को बाकी एलएमएस से खास बनाती है। बाकी किसी भी एलएमएस को आप ट्राई करें, आपको इतना कंट्रोल कहीं नहीं मिलता है जो आपको मूडल में मिलता है। तो लेकिन हम देख लेते हैं क्या कंट्रोल है। टाइमिंग, ये टाइमिंग जो सेक्शन है ये आपको ये बता रहा है कि आप इस क्विज का टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, स्टूडेंट कब दे। और ये जरूरी है, अगर हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो ये चीज जरूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप क्विज ओपन कर देंगे और कोई भी कभी भी दे रहा है। उससे क्या होगा, पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक स्टूडेंट ने सुबह 5 बजे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, उसको पूरे क्वेश्चंस दिख गए, उसने वो क्वेश्चन पेपर अपने स्टूडेंट्स के, अपने फ्रेंड्स के साथ बांट दिए। तो क्या होगा, जो लोग उसके बाद दे रहे हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उन सबको क्वेश्चन पहले से पता है, तो आपका क्वेश्चन सेट करने का कोई मीनिंग नहीं बचा, करेक्ट। इसीलिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग क्या कर रही है कि हम डिसाइड करेंगे हमारा क्विज कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, जब हम क्लासरूम एनवायरनमेंट करते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर सुबह 10 से 11 है क्लासरूम टाइम पे, वही चीजें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। उस 10 बजे ही क्विज के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को दिखाई देंगे, उसके पहले दिखाई नहीं देंगे। तो हम ओपन द क्विज, कब हम ओपन करना चाहते हैं क्विज को, वो आप इनेबल कर दीजिए। आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सेट करता हूँ ये क्विज जो है 30 अप्रैल को सुबह 10 बजे 10:00 पर ही इनेबल होना चाहिए, तो पहले तो मुझे इसको इनेबल करना होगा, उसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकता हूँ। अब एक क्विज जो है तभी ओपन होगा, उसके पहले स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन देख सकता है कि उसको क्वेश्चन पेपर के समय क्या क्या ध्यान रखना है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि क्वेश्चंस देख ले। इसी तरह से आप क्लोज का टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्वेश्चन पेपर सिर्फ 1 घंटे का देना चाहते हैं, तो आप यहाँ डिसाइड कर दीजिए। क्या करिए, 30 अप्रैल को 11 बजे हमारा जो क्विज है वो एंड हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 10 बजे ओपन हुआ और 11 बजे खत्म हो गया। अब 11 के बाद स्टूडेंट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये आपने टाइम, जिस तरह का क्लासरूम था बिल्कुल आपने मिमिक कर दिया अपने एलएमएस में। तो हमने ओपन और क्लोज दोनों टाइम डिसाइड कर दिए। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और, यह है टाइम लिमिट।
क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट लेट आ गया, मान लीजिए क्लासरूम में 15 मिनट लेट आया या 5 मिनट लेट आया। जब हम बात करते हैं एलएमएस की तो यहाँ टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। कई बार स्टूडेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से 5 मिनट या 2 मिनट लेट ज्वाइन कर पाया, या फिर वो पासवर्ड भूल गया, तो पासवर्ड रिसेट करने में उसको 5 से 6 मिनट लग गए। तो ये जो चीज है, इसको हम यहाँ टाइम लिमिट के जरिए गैप फिल कर सकते हैं। क्लासरूम में जब हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है 10 मिनट लेट आ रहा है, तो ठीक है, हमने उसको लिबर्टी दी, ठीक है आप 10 मिनट आज जा सकते हैं। ऑब्वियसली टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टेक्निकल केस में कैसा करेंगे, एक बार अगर स्टार्ट हो गया और हमने स्ट्रिक्टली 11 बजे खत्म किया है क्वेश्चन पेपर को, तो अब तो स्टूडेंट का टाइम लिमिट का ऑप्शन नहीं है, ऑटोमेटिकली 11 बजे क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा, अब उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, एक टाइम लिमिट भी डिसाइड किया। हमने कहा एक काम करते हैं, हम टाइम लिमिट डिसाइड करते हैं कि आप जो है 60 मिनट्स, या चलिए आवर्स, चलिए 60 आ ही रहा है तो 60 मिनट कर देते हैं, या फिर आवर्स, 1 आवर हम इसको कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। 60 मिनट्स के अंदर हमारा ये जो क्वेश्चन है, जो भी टाइम लिमिट है वो 60 मिनट की है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट ज्वाइन करता है अगर 10 बजे या उसके बाद, तो सपोज 10 बजे ज्वाइन किया तो 60 मिनट के टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पहले आ गया, अगर 60 मिनट पहले आ गया तो 60 मिनट पर क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाएगा, और 11 PM पहले आ गया, 11 AM पहले आ गया तो उस समय सबमिट हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा लिबर्टी देते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, रादर देन 11 बजे खत्म करने के पेपर को हम 11:10 पर खत्म करते हैं। तो 10 मिनट हमने क्या दिया है, एक ऐसा टाइम दिया है जो स्टूडेंट इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो लेट हो गया किसी भी वजह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा का टाइम किसको मिल रहा है, सिर्फ उसको जिसने लेट किया है। अगेन एक्स्ट्रा नहीं है, टाइम 60 मिनट ही है। सपोज 10:10 पर उसने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया पेपर, लेकिन 60 मिनट भी उसके 11:10 पर खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होगा 11 बजे पेपर खत्म हो गया, 11:10 पर ही सबमिट होगा। अगर वो स्टूडेंट 10:15 पर ज्वाइन करता है, तब भी 11:10 पर खत्म हो जाएगा पेपर, फिर वो 60 मिनट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज टाइम लिमिट पहले की थी। तो ये जो चीजें हैं, अगर मान लीजिए कोई 10 बजे करता है तो 11 बजे खत्म हो जाएगा, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। तो आपके हर स्टूडेंट को टाइम 60 मिनट ही मिला। अगर वो 10:10 तक ज्वाइन कर रहा है तो उसके बाद फिर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसे थ्रेशोल्ड अलाउ नहीं कर रहे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब टाइम एक्सपायर हो जाए, सपोज करिए स्टूडेंट है, वो तो क्वेश्चन दे ही रहा है, वो तो आंसर दे ही रहा है आपके क्वेश्चन। अब टाइम एक्सपायर हो गया फॉर एनी रीजन, या तो 11:10 पहले आ गया या फिर उसका 60 मिनट पहले हो गया, लेकिन स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि मेरा पेपर पूरा हो गया था, उसने सबमिट नहीं किया, तो क्या हो? तो होना ये चाहिए कि जितने आंसर उसने दे दिए वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाए। बिल्कुल वही यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। There is a grace period when open attempts can be submitted but no more questions answered, or attempts must be submitted before time expires, or they have to be counted, they are not counted. Suppose हम ये ऑप्शन लेते हैं, स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया लेकिन उसने सबमिट नहीं किया टाइम पर, तो क्या होगा? होगा ये कि जब उसका पेपर सबमिट, जब उसका टाइम एक्सपायर हुआ तो सभी जो भी अटेम्प्ट उसने किए थे वो सब हमने डिस्कार्ड कर दिया, हमने एज्यूम ही नहीं किया कि आपने उसको किया था। तो ये गलत साइड है। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, और आप इसी को रखें, यही मेरा राय है। ये टाइमिंग की बात थी। फिर ग्रेड है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, इसको हम छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही लेआउट की बात करते हैं। तो लेआउट इंपॉर्टेंट है। लेआउट में आपके पास में एक ऑप्शन है न्यू पेज और एक ऑप्शन है नेविगेशन मेथड। न्यू पेज में हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। सो पहला ऑप्शन है नेवर, ऑल क्वेश्चंस ऑन वन पेज। क्या होता है, जब हम टेक्निकली हम अपना कंप्यूटर पर दे रहे हैं तो एक बार में आप स्टूडेंट को कितने क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं एक स्क्रीन पर, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, सभी क्वेश्चन एक पेज पर आ गए, तो क्या होगा, एक ही पेज पर सभी क्वेश्चन आएंगे, स्टूडेंट को स्क्रॉल करना होगा। अगर आपने कहा हर क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन एक नए पेज पर होगा। जब स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेगा तो उसको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, तब वो नए पेज पर जाएगा। तो जनरली ये ज्यादा बेटर ऑप्शन माना जाता है, पर पूरी तरह से आपके ऊपर है आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं एवरी क्वेश्चन। देन नेविगेशन मेथड, फ्री है या सीक्वेंशियल है? अब देखिए फ्री मेथड क्या होता है, आपके पास में एक क्वेश्चन
मान लीजिए 10 क्वेश्चन है क्विज में, तो स्टूडेंट चाहे तो कभी भी पहले क्वेश्चन पर जा सकता है, कभी भी 10th क्वेश्चन पर, कभी 6th पर, कभी 5th पर, कभी 4th पर, और वो ऐसा बार बार करते रह सकता है। तो एक तरह से फ्री नेविगेशन हो गया, जिस तरह से उसको आप क्वेश्चन पेपर देते हैं और वो किसी भी क्वेश्चन को पहले और बाद में अटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर फ्री नेविगेशन मेथड से होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस को जिस सीक्वेंस में क्वेश्चंस प्रेजेंट है, मतलब पहला क्वेश्चन उसको पहले अटेम्प्ट करना होगा, दूसरा सेकंड टाइम पे, तीसरा थर्ड, और साथ ही वो वापस नहीं जा सकता। उसने पहला अटेम्प्ट किया, उसने सेकंड पे क्वेश्चन पे आ गया, उसको रियलाइज हुआ कि मेरा पहला क्वेश्चन गलत था, तो भी वो वापस नहीं जा सकता, उसका जो है वो आंसर सबमिट हो चुका है। तो ये दो मेथड है। अब आपके ऊपर है कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं या नहीं करते, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सीक्वेंशियल रखना है या फ्री रखना है। मैं फ्री रख रहा हूँ, उसके पीछे एक कारण है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कई ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस, बिहेवियर, रिव्यू ऑप्शंस, अपीयरेंस, बहुत सी चीजें हैं जिनका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी, जनरल, टाइमिंग और लेआउट। ये तीन चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप इसको सेव एंड रिटर्न टू कोर्स कर दीजिए। इस तरह से आपकी क्विज तैयार हो गई। अब जब क्विज हमने ओपन और क्लोज टाइम रखा है, तो वो यहाँ स्टूडेंट को दिख रहा है कि ये ओपन और क्लोज टाइम है, ठीक। अगर ये नहीं दिखेगा उसको, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो, वो सोच रहा हो कि ये तो काफी लंबे समय तक चल रहा है। तो उसको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, वो ये नहीं कह सकता कि हमको पहले से पता नहीं था। अब हम बात करते हैं ट्रायल क्विज पर जाने की। अब इस पर जाते हैं और देखते हैं कि अभी तो हमने क्विज बनाई, देखिए अभी तक सिर्फ क्विज का डिस्क्रिप्शन, टाइमिंग, ये सब साइड में, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बिना क्वेश्चन के क्या क्विज होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रायल क्विज के अंदर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या दिख रहा है कि इतने समय पर ओपन होगी, इतने समय पर क्लोज होगी, अटेम्प्ट कितने अलाउड है, 1, सिर्फ एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है एक स्टूडेंट इस क्विज को, और टाइम लिमिट 1 आवर जो हमने सेट की है। लेकिन नो क्वेश्चंस हैव बीन एडेड येट, अभी तक एक भी सवाल इसमें नहीं ऐड किया गया। तो अब सवाल ऐड करते हैं। सवाल ऐड करने का तरीका क्या होता है? सवाल ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपको क्विज को एडिट करना होगा। अभी तक हम क्या करते हैं, क्विज के डिस्क्रिप्शन पेज को एडिट कर रहे थे, अब हमको क्विज को एडिट करना होगा जिससे कि हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते। तो एडिट क्विज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इस बटन पर, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं एडिट क्विज। अब यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि एडिट सेटिंग्स पर जाना है या एडिट क्विज पर जाना है। देखिए एडिट सेटिंग्स का मतलब है टाइमिंग सेट करना, क्विज का नाम सेट करना, डिस्क्रिप्शन बताना, सीक्वेंशियल, ये सब चीजों को बता देना। लेकिन एडिट क्विज का मतलब है क्विज के अंदर क्वेश्चन सेट करना। तो हमेशा याद रखिए आपको एडिट क्विज के अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं एडिट क्विज के अंदर। एडिट क्विज पे क्लिक किया तो यहां पर आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, और इस स्क्रीन के अंदर, रियली सॉरी, इस स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चंस 0 है। साथ ही आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रेड आप देना चाहते हैं वो 10 है। टोटल ऑफ मार्क्स दिख रहा है और शफल का ऑप्शन है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। क्वेश्चन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, और जब हम ऐड बटन पर क्लिक कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में ये ऑप्शंस आते हैं, अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन बैंक और रैंडम क्वेश्चन, ये 3 ऑप्शन है। तो अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं आपको ये 2 एडवांस फीचर्स बताऊं। अभी मुझे आपको सिर्फ अ न्यू क्वेश्चन के बारे में ही बताना होगा। सो हम या न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं और एक नए क्वेश्चन को ऐड करते हैं। तो अगेन ये जो चीज है ये थोड़ा सरप्राइज करने वाली है। आपके सामने एक लंबी लिस्ट आती है कि किस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप देखिए मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर, न्यूमेरिकल, कैलकुलेटेड, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। ये आप धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस कीजिए, उनको साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप सीख जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 2 बताने वाला हूँ जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है एमसीक्यू और एक होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, जिसमें आप चाहते हैं स्टूडेंट बहुत कुछ लिखे। तो 2 ही तरह के क्वेश्चंस जनरली इस्तेमाल करते हैं कि एमसीक्यू को हम क्रिएट करते हैं। एमसीक्यू को सेलेक्ट किया और ऐड किया। फिर से देखिए ये जो फॉर्म है आपको जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा फॉर्म हम जिस समय क्विज क्रिएट कर रहे थे तब भी हमने फिल किया था। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जब भी आप नूडल पे काम कर रहे हैं, कोई भी चीज आपको नया बनाना है, एडिट करना है, आपको इसी तरह का एक फॉर्म दिखेगा, बस ऑप्शंस अलग अलग होंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्विज, क्वेश्चन का नाम। तो क्वेश्चन का नाम मैं दे देता हूँ Q1।
के लिए क्यू दे देते हैं। क्वेश्चन का टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट है जो स्टूडेंट को दिखाई देगा। क्वेश्चन का नाम स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता है, क्वेश्चन का टेक्स्ट स्टूडेंट को दिखाई देता है। सो दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ऐसा भी मैंने लिख दिया। ये हमको दिखाई देगा, स्टूडेंट को दिखाई देगा। और ये कितने मार्क्स का आप देना चाहते हैं? 1 मार्क्स इज सफिशिएंट फॉर मी। बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं इनको। अब यहाँ पर आते हैं कि हमको आंसर चॉइस कहाँ से देना है। तो ये रहे आंसर, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, चॉइस 5। अगर आप इससे भी ज्यादा चॉइस देना चाहते हैं तो आप फिर से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चॉइस 1 पर चलते हैं। तो चॉइस 1 में हमने दिया ऑप्शन 1 और चॉइस 2 में हमने दिया ऑप्शन 2, फिर हमने दिया ऑप्शन 3 और फाइनली हम ऑप्शन 4 दे रहे हैं और हम 5th ऑप्शन नहीं दे रहे। जनरली 4 होते हैं तो हमने 4 दिया। अब लेकिन ये चेक कैसे होगा? देखिए, जब हम पेपर पेन की बात करते हैं तो हमको टीचर्स को मैनुअली चेक करना होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की तो बहुत सारा काम तो सॉफ्टवेयर कर सकता है, हमको ना करना पड़े। ऐसा क्या किया जा सकता है यहाँ पर? तो हमको पता है कि ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हम अपने क्वेश्चन पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रहे। तो जब भी कोई स्टूडेंट ऑप्शन 1 सेलेक्ट करे तो उसको कितने मार्क्स मिल जाने चाहिए? 100% मार्क्स मिल जाने चाहिए, isn't it? तो हमने ग्रेड में सेलेक्ट किया क्या? 100%। इट्स दैट सिंपल। अब हमारा टोटल मार्क क्या है? 1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन 1 मार्क का है और हम चाहते हैं कि जब भी ऑप्शन 1 सेलेक्ट हुआ तो उसको 100% मार्क मिल जाए, यानी कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर उसको 1 मार्क मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन 2 पर हम उसको कोई मार्क्स नहीं दे रहे, इसका मतलब 0% मिलेगा। तो जब इसका सही आंसर उसने सेलेक्ट किया तो 1 मार्क ऐड हो जाएगा टोटल में, और नहीं किया तो 0 मार्क्स ऐड हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। अगर आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप क्या कर सकते हैं? बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी नेगेटिव मार्किंग आप चाहते हैं। मान लीजिए आप एक नंबर काट लेना चाहते हैं तो -100% हमने सेलेक्ट कर लिया। बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना मत करिए, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है, आप 100% तक भी काट सकते हैं। एक रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क माइनस हुआ, एक सही आंसर पर 1 मार्क प्लस हुआ। लेकिन जब आप नेगेटिव मार्किंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बाकी सभी पर भी सेलेक्ट करना होगा, मतलब सभी रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे। और ये आपकी मर्जी है कि आप 0.5 कट करना चाहते हैं या फिर 1 मार्क। अगर 0.5 करना है तो आप 50% कट कीजिए। तो इस तरह से हम इसको फुल कर देते हैं, 50% हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और दैट्स ऑल। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सेव चेंजेस, आपका एक क्वेश्चन इस क्विज के अंदर ऐड हो गया। आसान था। अगर आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट को कैसा दिखाई देगा तो आप यहाँ प्रीव्यू बटन देखिए दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, दैट्स ऑल। आपको दिखाई दे जाएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं, स्टूडेंट को इस तरह से दिखाई। अच्छा लग रहा है? ठीक इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम ऐड करना चाहते हैं एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जहां पर बहुत लिखना पड़ता है स्टूडेंट को। तो ऐड करते हैं एक नया क्वेश्चन और इस बार सेलेक्ट करते हैं एस से। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। हम लोग जब टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेकिन मूडल ने उसको कहा है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मूडल ने डिस्क्रिप्शन किसी और चीज को नाम दिया है। तो हमेशा याद रखिए, इसको ना सेलेक्ट करें आप, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है? ऐसे। तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए, ऐड कीजिए, ऐसे ऐड हो गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन का नाम देना है। क्वेश्चन का नाम स्टूडेंट को दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ आपके और मेरे लिए है कि हमने क्या दिया है। तो मैं इसको नाम देता हूं ऐसे, और यहां लिख देते हैं राइट अ डिस्क्रिप्टिव essay on current political situation of India। ऐसा हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आप देना चाहते हैं? यहाँ 20 लिखा है डिफॉल्ट, लेकिन आपकी मर्जी है। हमने टोटल ही 10 मार्क्स का डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ 9 मार्क्स दे देता हूँ। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज हम बाद में भी कर सकते हैं। हमारे पास कई तरीके हैं इस चीज को कंट्रोल करने के कि टोटल मार्क्स कितना होगा। डिफॉल्ट मार्क आपने 9 दे दिया। फिर आते हैं आखिर में ये, क्योंकि इस बार अब ऑप्शंस नहीं है, अब आपको स्टूडेंट को लिखने का प्रोविजन देना है ना। तो रेस्पॉन्स फॉर्मेट क्या रहे? HTML एडिटर हमने दे दिया। तो HTML एडिटर में क्या होगा? स्टूडेंट अपना कुछ भी टाइप करना चाहता है कीबोर्ड के जरिए कर सकता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकता है, लिंक्स बना सकता है, ये सब चीज कर सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो साथ में कुछ फाइल भी अपलोड कर सके
वहीं पर तो आप HTML एडिटर विद फाइल पिकर देंगे। अब इसको कब देना है? जब आप चाहते हैं स्टूडेंट कुछ इमेजेस भी अपलोड कर सके। देखिए ये जो फाइल पिकर होगा ये PDF के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ इमेजेस के लिए होगा, ध्यान रखिएगा, मतलब जनरली ऐसा होना चाहिए। इसलिए मेरा क्या सलाह रहती है कि आप ऐसा ना करें, आप क्या करें HTML एडिटर दें और आप यहां पर देखिए अलाउ अटैचमेंट, इसको आप नो ना करें। अगर आपने नो कर दिया तो स्टूडेंट अटैचमेंट नहीं कर सकते। कई बार हो सकता है आप स्टूडेंट से चाहें कि वो हाथ से लिखे फोटो खींचे अपलोड कर दे, तो अटैचमेंट चाहिए। कई बार हो सकता है कि आप स्टूडेंट से कुछ और सॉरी डाउनलोड करके अपलोड करवाना चाहते हैं, तो अटैचमेंट अलाउ कीजिए। तो यहाँ पर अटैचमेंट को हम यस कर देते हैं और ये आपकी मर्जी है कि आप 1 या अनलिमिटेड। तो हमने कहा अनलिमिटेड। अटैचमेंट्स आर ऑप्शनल। अनलिमिटेड हमने कहा जरूर है, मगर अटैचमेंट्स आर स्टिल अन ऑप्शनल, क्योंकि अब जब स्टूडेंट को हमने देखिए ऑप्शन तो लिखने का भी दिया है और अपलोड करने का भी। अगर स्टूडेंट को आता नहीं है तो क्या होगा? कम से कम वो आगे वाले सवाल पर तो जा पाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इसको ऑप्शनल रख रहे हैं। मार्क्स काटना तो हमारे हाथ में है ना। अगर उसने अपलोड नहीं किया है, कंपलसरी था, तो हम मार्क्स कट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर ही ना जा पाए, इसलिए हमने इसको ऑप्शनल रखा है। अब रेस्पॉन्स फॉर्मेट HTML एडिटर है और रिक्वायर्ड टेक्स्ट है। रिक्वायर द स्टूडेंट टू एंटर टेक्स्ट, आप चाहें तो इसको भी ऑप्शनल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट ने इट्स लाइक ब्लैंक छोड़ दिया, उसने टेक्स्ट भी नहीं लिखा और उसने फाइल भी अपलोड नहीं की। ये अगर रिक्वायर कर रहे हैं तो उस केस में आपके पास में यहाँ 2 ऑप्शन और आते हैं, मिनिमम वर्ड लिमिट और मैक्सिमम वर्ड लिमिट। तो कई बार क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन 1 मार्क का है, स्टूडेंट उसको लिखे ही जा रहा है, तो आप यहाँ पे वर्ड लिमिट इनेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉट मोर देन 60 कैरेक्टर्स, इट्स लाइक दैट। पर ठीक है, ये आपके ऊपर है। इनपुट बॉक्स साइज, जनरली अगर आपका छोटा क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस आंसर है, तो आप 4 या 5 लाइन रख दीजिए। और अगर आप बहुत बड़ा एक ऐसे टाइप चाहते हैं, जैसे ये जो क्वेश्चन है ऐसे टाइप है, तो आप बड़ा रखिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ विजिबिलिटी का अंतर आता है। एक लंबा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स, दैट्स ऑल। इसके बाद आप चाहें तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरह की टाइप की फाइल को अटैच कर सके। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इस तरह का ऐसे दिया कि ऐसे के साथ में एक प्रेजेंटेशन भी अपलोड करना है, तो अब आपको पता है कि स्टूडेंट सिवाय PPT X के कुछ और अपलोड ना कर पाए, और वो यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है, देखिए प्रेजेंटेशन फाइल्स, तो इनके अलावा कुछ अपलोड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि एक टेक्स्ट फाइल अपलोड कर देगा या एक PDF अपलोड कर देगा और आप बच जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप लिमिट कर सकते हैं, तो हम इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। और फाइल अपलोड लिमिट जो डिफॉल्ट है उसको रहने दीजिए, क्योंकि सर्वर साइड से डिफाइन होती है। दैट्स ऑल। इतना करने के बाद आप सेव चेंजेस कर दीजिए, और ये 2 क्वेश्चन हमने ऐड किए, एक MCQ और एक डिस्क्रिप्टिव। हमने डिसाइड किया था क्वेश्चन बनाते समय कि हमारा हर क्वेश्चन एक नए पेज में आएगा, इसीलिए पेज 1 में एक क्वेश्चन है और पेज 2 में। अब हमारा डिफाइन हो चुका है, और यहाँ देखिए ये क्वेश्चन 1 मार्क का है, ये 9 मार्क का, टोटल मार्क्स हुए 10, तो टोटल मार्क्स भी यहाँ 10 दिख रहा है और मैक्सिमम ग्रेड भी 10 दिखाई दे रहा है। सब कुछ परफेक्ट है हमारे केस में। अब हम ये क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने के लिए दे सकते हैं। अब ये देखना है, बीइंग अ टीचर मुझे कैसे पता लगेगा कि स्टूडेंट को क्या दिखाई देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये नहीं देख पा रहे हैं तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन करूंगा और इस मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है, वो है स्विच रोल टू। आप अपना रोल स्विच कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कि आप क्या है। तो अगर आप टीचर हैं तो आप उसके लोअर वाला रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप स्टूडेंट का रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्विच रोल टू। और मैंने स्विच रोल किया स्टूडेंट का। अब मैं देख सकता हूं कि स्टूडेंट को क्या दिखाई देगा। तो ये क्या दिख रहा है, सॉरी बट यू डू नॉट हैव करेंटली परमिशन टू डू दैट। यस, आई डोंट हैव, बिकॉज मैं मैनेज वाले पेज पर था। करेक्ट। हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, और अब हम चलते हैं कोर्स पेज पर। अगेन देखिए मैं क्या हूं, मैं स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट इस कोर्स पेज को विजिट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट को इस तरह से दिखाई देगा, ना तो उसको टर्न एडिटिंग ऑन का बटन दिख रहा है यहाँ पर, ना ही उसको ऐड एनीथिंग दिख रहा है, उसको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, जिसका जो ओपन होगा 30 अप्रैल को और खत्म होगा इस समय पर। जब इस पर जाएगा तो उसको इस तरह से दिखाई देगा। और टाइम लिमिट है 1 आवर, अटेम्प्ट अलाउड है 1, और क्विज इज नॉट करेंटली अवेलेबल। तो सब कुछ सही है, जैसा हमको चाहिए था वैसा है। अब ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट को जब वो क्विज अटेम्प्ट करेगा तो कैसे दिखाई देगी। इसके लिए तरीका होता है प्रीव्यू करने का। जब आप क्विज पेज पर होते हैं तो यहाँ प्रीव्यू ऑप्शन आपके सामने आता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए।
अब ये बिल्कुल उसी स्क्रीन पर आपको ले जाएगा जो स्टूडेंट को दिखाई देगी जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन आपका दिख रहा है, क्वेश्चन का टाइटल दिख रहा है, स्टार्ट अटेम्प्ट पर आप कर सकते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन और साथ में टाइमर स्टार्ट हो चुका है। हमने 60 मिनट का टाइमर दिया था, तो देखिए टाइमर वर्क कर रहा है और ये हमेशा हर क्वेश्चन पर दिखाई देगा। ये क्वेश्चन 1 है, इसके आगे जाएंगे तो क्वेश्चन 2 आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ, क्वेश्चन 2 आ रहा है जो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, जिसका देखिए हम फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, साथ के साथ ही हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। फाइल अपलोड में लिमिट है, ऐसा नहीं कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, एक लिमिट है कि सिर्फ इसी तरह की फाइल्स को आप अपलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ फिनिश अटेम्प्ट का ऑप्शन है, लेकिन स्टूडेंट को प्रीवियस पेज पर जाने का भी ऑप्शन है। तो एक बार प्रीवियस पेज पर चलते हैं, इस तरह से आएगा। ये जो है ये क्वेश्चन नेविगेशन, क्विज नेविगेशन है, ये पूरा मैप है। अगर आपके पास मान लीजिए 200 क्वेश्चंस हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाई देंगे स्टूडेंट को। स्टूडेंट कहीं भी अभी जंप कर सकता है, उसको प्रीवियस करते हुए या नेक्स्ट करते हुए नहीं पहुंचना है किसी भी क्विज पर। अब हम कुछ अटेम्प्ट करते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट के माइंडसेट से सोचिए, जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख रहा है और उसको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो हो सकता है वो अटेम्प्ट ना करे, मगर उसको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं क्योंकि ये कंपैरेटिवली इजी है, तो वो अभी के लिए इसको छोड़ देगा। तो यहां पर एक ऑप्शन है फ्लैग क्वेश्चन। जब हम फ्लैग क्वेश्चन करते हैं तो यहां पर जो नेविगेशन है, नेविगेशन में वो मैप अच्छे से दिख जाता है कि ये फ्लैग किया था मैंने। अगेन अटेम्प्ट नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं करूंगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन पहले मैं इजी सवाल को करके आता हूं फिर इसको अटेम्प्ट करूंगा, इसलिए मैंने इसको फ्लैग कर दिया। तो ये ऑप्शन भी हमको यहाँ पर दिखता है मूडल के अंदर। स्टूडेंट वापस कभी भी इस पर लौट सकता है जब वो कहीं और है, जैसे कि मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन पर है, तो वापस आना है उसको तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आ सकता है। यहाँ पर हमको इसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब ये लंबी लिस्ट है 100 क्वेश्चन है, तो इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टूडेंट को सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मैं किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाह रहा था, वो डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकता है। अगर वो किसी क्वेश्चन से फ्लैग हटा देता है तो इस तरह नॉर्मल दिखने लगता है। अगर अटेम्प्ट कर लेता है, सपोज ये अटेम्प्ट किया क्वेश्चन 2 और नेक्स्ट पेज पर चला गया, तो अटेम्प्टेड इस तरह से दिखाई देता है ग्रे कलर से, ये देखिए। ओके, और फाइनली आता है क्वेश्चन 2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज आंसर टेक्स्ट, और पूरा जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वाला ऑप्शन होता है, देखिए बोल्ड कर सकता है, इटैलिक कर सकता है, वो यहाँ पर कुछ बुलेट्स पॉइंट्स भी बना सकता है। तो ये जो ऑप्शन है सभी मिल रहे हैं हमको। कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स को मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपना ऐसे यहाँ लिख सकता है। फाइनली वो इस पर क्लिक करेगा तो अपने पीसी से एक फाइल को भी अपलोड कर सकता है, और जब उसको लगता है कि मेरा क्वेश्चन पूरी तरह अटेम्प्ट हो गया है, फाइनली वो फिनिश अटेम्प्ट करेगा। जब वो फिनिश अटेम्प्ट करेगा तो उसको ये दिखाई देगा क्विज नेविगेशन में कौन से क्वेश्चंस उसने मार्क किए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर चुका है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं कर चुका है, और अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकता है कि उसको अभी सबमिट करना है या नहीं करना है। टाइमर अभी भी दिख रहा है। अगर स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मुझे सबमिट करना है, तो वो सबमिट ऑल एंड फिनिश करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं एक और बार देख लेता हूं, तो वो रिटर्न टू अटेम्प्ट करेगा। तो हम सबमिट ऑल एंड फिनिश करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन सबमिट हो चुके हैं। तो ये तरीका है आप क्विज बनाने का। ये रिव्यू पर है, फिर से हम, क्योंकि हम तो रिव्यू ही कर रहे थे, वापस फिनिश करते हैं रिव्यू पर। हम वापस टीचर के पोजीशन पर आ चुके हैं और अब हम इसको एडिट कर सकते हैं। जब एक स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करता है तो उसको दिखता है कि मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया है ऑलरेडी, इतने बजकर इतने मिनट पर इतनी तारीख। तो ये तरीका है क्विज को क्रिएट करने का। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू वेरी मच। So ma'am, over to you now. Thank you, sir, for sparing your valuable time. You explain quiz creation in Moodle in very simplest manner. Today is valedictory session of the workshop. I would like to present summary of the workshop with the help of PPT. So I am going to share my PPT.
सिलेक्ट करो, ये क्लिक करो उसको, शेयर, यहाँ से नहीं 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 यहाँ से, हाँ। अब आप चलाओ, मैं इधर हो जाता हूँ, जब एक बंदा चलाता है। This is 7-day workshop. Workshop was started on 23rd April in collaboration with Haryana Granth Academy, and on 23rd April 2020, Professor Dr. Ramesh Chandra Gaur, Director, National School of Drama, Ministry of Culture, Government India, was discussed about copyrights and other related rights in academic research. And on 25th April, Dr. Rajesh Mahindra, librarian from Business School Learning Center, Punjab University, Chandigarh, explained quantitative analysis and study design in a very simplest manner. Further, on 26th April 2022, Dr. Narendra Kumar Chauhan, Deputy Librarian from Guru Jambeshwar University of Science Technology, Hisar, was explored massive open online courses in a very understandable manner. And on 27th April, Dr. Vinod Kumar Jain, Library and Information Officer, International Institute of Democracy and Election Management, New Delhi, discussed how to measure citation, and he also discussed different aspects about it. On 28th April, Dr. Vinay Kumar Kanthala from Kanthala, Assistant Librarian for NIIT Alwar, had given a talk on use of alternative similarity precaution by right in a very simplest and understandable manner. And at the end of the workshop on 29th April, Dr. Yogendra Pal, Assistant Professor in Education Technology from NIIT University, Nivrana, Alwar, explained quiz question in Moodle, which is really useful for our faculties. Sir has explained in a very simplest manner. Now, I invite Dr. Suman ma'am for a vote of thanks. Suman Thank ma'am. you, Priya ma'am. Thank you, Priya ma'am. Here is Dr. Suman. On behalf of Arya Girls College, I express my gratitude to Dr. Yogendra Pal for sparing valuable time for us as a speaker at our 7-day workshop. Sir, you have provided very valuable informative talk on Moodle, a LMS software. Your talk on Moodle, a step towards online education, is very informative, interesting and beneficial for students, faculty, research scholars. Sir, you have explained each and everything in very detailed, in very interesting manner. Special thanks to Haryana Granth Academy for providing support in this program. I also express my gratitude to all the delegates who have spent time for us on this 7-day online workshop. Thank you so much, and I again thanks Dr. Yogendra Pal. Sir, Thank you, ma'am. Now, you have proved a very valuable asset for us. Thank you so much. Over to you, Priya ma'am. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. अब सभी पार्टिसिपेंट अपना सभी पार्टिसिपेंट अपना कैमरा को ऑन करेंगे और ताकि हम एक ग्रुप
फोटो को कैप्चर कर सके। सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है Thank you everyone. After successful completion of 1 week online workshop on e-content development and intellectual property rights, I am really thankful to all of you. Thank you everyone.